हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफाक सर कॉम्पिटिटिव हिस्ट्री के क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि कैसे इसकी खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है एक्चुअल में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्हीं के अंतर्गत जो है दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा शहर की खोज तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया, एक नाम हड़प्पा, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। फिर कुछ लोग जो है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, कुछ लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं, यानी इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है इसे, और प्रथम नगरीकृत या क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। अब सबसे पहले हड़प्पा में चूंकि सर्वप्रथम इसकी खुदाई हुई थी, इसलिए ज्यादातर लोग इसे हड़प्पा सभ्यता के तौर पर जानते हैं। चूंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में हमको एक नगरीकरण का ढेर सारा बसावट, बहुत सारे शहर मिले हैं, इसलिए हम लोग इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। कुछ लोग इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी और भारत की सरस्वती नदी के बीच में बहुत सारे पुरातात्विक जो है स्थल प्राप्त हुए हैं, जिसे हम लोग जिस कारण से सिंधु सरस्वती की सभ्यता कहते हैं। कुछ लोग कांस्य युगीन कहते हैं, क्योंकि इस समय ज्यादातर धातु जो इस्तेमाल हो रहा था वो कांसा था। और प्रथम नगरीकृत क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार की बनावट यहाँ की नगर का बनावट मिला है, टाउन प्लानशिप मिला है, वो दूसरे जगहों में नहीं मिला है, इसलिए इसको फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग नाम के द्वारा जानते हैं। अब आता है कि सिंधु सभ्यता को लेकर या हड़प्पा सभ्यता जो है एक्चुअल में ये आद्य इतिहास है, प्रोटो हिस्ट्री है। आद्य इतिहास का मतलब होता है कि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, यानी आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अब आते हैं इसके कालखंड के बारे में बात करते हैं। काल यानी हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला होगा पूर्व हड़प्पा काल, पूर्व हड़प्पा काल, जिसको 3500 से 2600 बीसी के तौर पर माना जाता है। 3500 से 2600 बीसी का पीरियड माना जाता है पूर्व हड़प्पा काल। दूसरा कालखंड होगा परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा जो है उसका कालखंड माना जाता है 2600 से 1900 बीसी। तीसरा है उत्तर हड़प्पा, जो 1900 से यानी बाद का हड़प्पा, जो 1900 से 1300 बीसी के पीरियड का माना जाता है। यह कार्बन डेटिंग के तौर पर जाना जाता है, मगर अलग अलग इतिहासकारों में इस बात को लेकर मैतक्य नहीं है, मतभेद है। जैसे मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं 2500 से 1500। तो व्हीलर एक इतिहासकार हैं जिनका जो मानना है कि 2500 से जो है हड़प्पा सभ्यता की शुरू हुई और इसका एंड जो हुआ वो 1500 बीसी के आसपास हुआ है। क्लियर है। इनका रिफरेंस है मेसोपोटामिया का सारगौन शासक। सारगौन शासक का जो तिथि है वो लगभग 2350 बीसी है, जबकि माना यह जाता है कि सारगौन शासक के साथ में इनका जो है व्यापार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार जो है काफी चरमोत्कर्ष पर था। इसीलिए अपर एज जो है वो 1500 बीसी और लोअर एज जो है वो 2500 अपर एज और लोअर जो है वो 1500 बीसी माना जाता है। इसके बाद एक और आदमी है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ये भी इतिहासकार है। इन्होंने डीपी अग्रवाल ने जो है 2350 से 1750 जो है इनका पीरियड माना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड है वो 2350 से लेकर 1750 है। जबकि जॉन मार्शल जो है उनका मानना है, जॉन मार्शल जाने माने उस समय के इतिहासकार हैं, इनका मानना है जॉन मार्शल जी का कि 3250 से 2750 का पीरियड जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाएगा। तो 3250 से लेकर जो है 2750 का पीरियड जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड माना जाएगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो भी है एक बात क्लियर होकर आ रहा है कि भाई
2350 जो है या 2000 के आसपास जो है सिंधु घाटी के जो नगर थे वो अपने चरमोत्कर्ष पर थे। उनका टाउनप्लानशिप जो है काफी अच्छा था, वहां की जो भी चीजें प्राप्त हो रही है वो अनोखा था, जो समकालीन इतिहास में चाहे वो मेसोपोटामिया हो या मिस्र की सभ्यता हो वैसा देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं इसके बारे में कि इसका विस्तार कहां कहां तक था, इसका जो है विस्तार कहां तक देखने को मिलता है। तो अगर विस्तार की बात किया जाए तो हम लोग जो विस्तार की बात होगी तो विस्तार में आपको अपर और लोअर दो पार्ट में अगर हम लोग देखा जाए, यानी अपर और लोअर दोनों पार्ट में देखा जाए तो दो एंगल से इसको देख सकते हैं हम लोग। सबसे ऊपर में यानी उत्तर भारत में जो है इसका जो विस्तार देखने को मिलता है वो एक्चुअल में इस तरह से देख सकते हैं। उत्तर और भारत का एक हम लोग चित्र बना लेंगे नॉर्थ साउथ करके, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया। तो उत्तर में अगर देखा जाए तो इसका ऊपरी छोर जो है वो मांडा है, मांडा जगह का नाम है मांडा। दक्षिण में जो है वो दैमाबाद है, यानी दैमाबाद। जबकि अगर हम लोग पूर्व की ओर चले जाएं तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। पश्चिम में जब हम लोग जाएंगे तो पश्चिम में हम लोग को मिलेगा सुत कांगेंडोर, सुत कांगेंडोर। ये इनका चौहद्दी है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौहद्दी है लगभग त्रिभुजाकार है और वो चौहद्दी मांडा से लेके दैमाबाद उत्तर दक्षिण और आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर। अगर देखा जाए सुतकांगेडोर तो ये दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी है? दाश्क नदी के किनारे है। मांडा के बारे में अगर बात किया जाए चिनाब रिवर के पास में बसा हुआ है। अगर हम लोग आलमगीरपुर के बारे में बात किया तो हिंडन है, हिंडन नदी है। और दैमाबाद जैसा कि आप लोग को पहले से पता होगा गोदावरी यहां पर है, ये रिवर है गोदावरी। तो इस प्रकार से बोला जा सकता है कि इसका चौहद्दी जो है उत्तर में मांडा से लेके दैमाबाद तक और आलमगीरपुर से लेके सुतकांगेडोर तक था। टोटल जो इसका एरिया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका पूरा एरिया है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इसका ये एरिया है पूरा सिंधु घाटी के शहरों का। अब माना जाता है, रिलेटिव क्वेश्चंस भी कई एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि ये इजिप्ट का यानी मिस्र का अकेला 20 टाइम्स है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ये इजिप्ट का लगभग 20 टाइम्स जो है ये बड़ा है। और अगर इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों को देख लिया जाए तो सम्मिलित तौर पर 12 गुना है, यानी 12 टाइम्स कहां से है? तो एक तो इजिप्ट भी होगा और दूसरा है मेसोपोटामिया प्लस मेसोपोटामिया को अगर संयुक्त रूप से देख लिया जाए तो दोनों का संयुक्त तौर पर कितना है? तो लगभग 12 गुना है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग नाम ले रहे हैं एक विस्तृत सभ्यता है। यहां का रहन सहन कैसा है, यहां का जनजीवन कैसा है, इन सब चीजों पर हम लोग बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला जाए कि सबसे अच्छा क्या है तो वहां का टाउन प्लानशिप, नगर योजना। ना जाने कितने बार कई कंपटीशनों में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे टाउन प्लानशिप के बारे में, नगर योजना के बारे में। तो हड़प्पा के बारे में अगर बात किया जाए तो हड़प्पा के नगर जो है एक जाल की तरह व्यवस्थित है, यानी एक तरह से सिस्टमैटिक, यानी आज भी इस तरह का शहर हम लोगों के बीच में देखने को नहीं मिलता है, यानी प्लान्ड है, सिस्टमैटिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, सड़क जो है एक दूसरे पर समकोण में कटती है, यानी सड़क जो है लगभग 90 डिग्रीज पर एक दूसरे को काटती है। ये इस शहर की बड़ी विशेषता है। यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि भाई कहीं 2350 से लेकर 1750 ज्यादातर लोग बोलते हैं, तो इस पीरियड में 2000 बीसी के आसपास में जो है यहां पर एक व्यवस्थित शहर की बनावट देखने को मिलती है। नगर जो है एक अलग तरीके से बिछा हुआ है, जाल की तरह बसावट, यानी बसावट टाउन प्लानशिप जो है आज भी कई शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सड़क जो है वो बड़े अच्छे से व्यवस्थित बनी हुई है, समकोण पर कटती है। प्रत्येक नगर को दो भागों में बांटा गया है, एक भाग है पश्चिमी टीला और दूसरा भाग है पूर्वी टीला, यानी शहर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब दोनों इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो पश्चिमी टीला है उसमें रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। रक्षा प्राचीर यानी एक बाउंड्री लाइन दिया
हुआ था चारों तरफ। माना जाता है कि पश्चिम टीला जो है वो दुर्गीकृत है, यानी वहां पर किला है बना हुआ, यानी जबकि पूर्वी टीला में कोई ऐसा रक्षा प्राचीर नहीं। यानी कहने का मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए कि शहर दो भागों में बटा, एक वीआईपी लोगों के लिए है, एलिट क्लास के लिए है जो बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो निम्न पार्ट है जिसमें कोई ऐसा बाउंड्री वॉल नहीं देखने को मिलता है। यानी पूर्वी टीला में कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं, यानी आम लोगों की रहने की जगह है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। यानी पश्चिमी भाग जो है वो अमीर लोग यहां पर रह रहे हैं, एलिट क्लास के लोग रह रहे हैं, और यहां पर जो है पूर्वी टीला जो है वो आम जन के लिए है, यानी आम जनता वहां पर रह रही है। क्लियर है? इसीलिए यहां पर फेंसिंग किया हुआ है, जबकि उधर फेंसिंग नहीं है, पूर्वी टीला में कोई फेंसिंग नहीं है। इसका अपवाद है कालीबंगा। पिटी का याद रखिएगा, कालीबंगा का नगर क्षेत्र में भी जो है रक्षा प्राचीर से युक्त था। यानी कि कालीबंगा एक ऐसा जगह है जहां पर रक्षा प्राचीर जो है वो लगभग जो है नगर क्षेत्र रक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ था। लोथल सुरगुड्डा में अलग अलग दो टीला नहीं मिला, यानी हर जगह क्लास डिवीजन है, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला, मगर कौन से जगह में नहीं है तो प्रीलिम्स का याद रखिएगा, लोथल और सुरगुड्डा ऐसा जगह है जहां पे कोई अलग अलग दो टीले नहीं है। यानी संपूर्ण क्षेत्र जो है एक ही बाउंड्री से, यानी कहने का मतलब है जैसे हम लोग देख ले, अगर ऊपर वाला पार्ट है तो ये ऊंचा है और इस तरह से ऐसे लोअर पार्ट है, यानी ये हो गया पश्चिमी टीला, ये हो गया पूर्वी टीला। अब यहां पर जो बाउंड्री वॉल पहले सब में दिया हुआ, मगर इसमें जो है खास करके एक जगह है जो एक ही बाउंड्री वॉल में घिरा हुआ है, और यानी कहने का मतलब है इस तरह से संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। एक और जगह का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, जगह का नाम है चन्हुदुड़ो। हम लोग चर्चा भी करेंगे कहां कहां लोकेटेड है, क्या क्या मिला खास, इस पर भी बातें होगी। तो एकमात्र ऐसा नगर जो दुर्गीकृत नहीं है, तो ये प्रीलिम्स के लिए वीवीआई लगा दीजिए यहां पर कि चन्हुदुड़ो एक ऐसा जगह है जहां पर कोई दुर्ग नहीं मिला, कोई किला नहीं मिला। इसका मतलब वहां पर इक्वालिटी था क्या? तर्क देना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा। क्यों ऐसा समझना है? क्योंकि आप जान जाएं, चूंकि अभी तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए हैं, प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है यानी आद्य इतिहास है। अगर जिस दिन पढ़ लेंगे तो बहुत सारे जो रहस्य है सिंधु घाटी का वो खुल जाएगा। तो अभी तक इस रहस्य पर पर्दा नहीं उठ पाया है। धौलावीरा एक ऐसा नगर है जहां पर पूरा शहर जो है 3 भागों में डिवाइडेड है, यानी धौलावीरा में 3 भाग में बटा हुआ है। यानी शहर में उच्चवर यानी पश्चिमी हो गया, मध्य पार्ट हो गया और निम्न शहर हो गया। ऊपर वाला तो दुर्गीकृत जैसे हम लोग बात करते हैं उसी पर चर्चा होती है। अब आते हैं एक दूसरा इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक नगर में जो है सेक्टर बना हुआ था, यानी नगर जो है सब पार्ट्स में डिवाइडेड था। जैसे हम लोग कई जगह घूमते हैं, जैसे लखनऊ में हम लोग गए होंगे, अलीगंज एरिया है वहां, तो लखनऊ में अलीगंज जब जाते हैं तो देखते हैं सेक्टर डी है, सेक्टर सी है। इसी तरह से कई ऐसे शहरों में जो नया आधुनिक तरीके से बसावट किया गया उसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया। तो यहां भी शहर को जो है सेक्टरल डिवीजन किया गया। तो प्रत्येक नगर में कई सेक्टर है जो ऊंची दीवार से घिरे, जो अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं, यानी सेक्टरल डिवीजन है, सेक्टर बाय सेक्टर डिफरेंशिएट किया हुआ है। 2-3 जगह का नाम याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में पश्चिम की ओर एक ऊंचा आयताकार टीला है और उत्तर और दक्षिण की पूरब की ओर विस्तृत टीला यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन धौलावीरा और बनावली जो एक जगह है जहां पर दीवार से घिरा एक ही टीला, जैसा कि हम लोग बताया कि एक ही टीला से घिरा हुआ है और आंतरिक तौर पर वो कई सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो धौलावीरा के बारे में सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि कई सेक्टर्स में ये जगह डिवाइडेड है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है शहर के बारे में, अगर और हम लोग थोड़ा सा नगर प्लानशिप के बारे में बात करें तो नगर को अगर हम लोग जब देखते हैं तो याद रखिएगा नगर जो है हमेशा आवास में कन्वर्ट हो, यानी नगर में क्या होता है, आवासीय भवन होता है। याद रखने वाली बात, आवासीय भवन। अब आवासीय भवन के बीच में अगर जाइएगा तो एक आंगन, अगर आज का आधुनिक गांव भी अगर देखा जाए तो गांव का घर कैसा होता है जरा सा इमेजिन कीजिए। हम लोग सबसे पहले गांव में जाते हैं तो एक घर जब होता है तो घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमको आंगन मिलता है। आंगन के चारों ओर जाइएगा तो 3 से 4 ओर देखेगा 4 से 5 कमरे का मकान होता है जिसमें एक रसोई घर होता है, एक स्नानागार होता है ना, और घरों के बीच में कहीं पर आंगन भी होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी मकान का बनावट है, जो आवासीय परिसर है, कुछ इसी तरह का देखने को मिलता है। अब अगर मकान के अंदर जाते हैं तो मकान कई जो है पक्की ईंट के भी बने हुए हैं, कहीं कहीं कच्ची ईंट के भी बने हुए हैं।
एक एक्सेप्शन है कालीबंगा। पक्की ईंट का प्रयोग वहां पर केवल नाली में हुआ है, यानी नाली को बनाने में किया गया है, कुआं बनाने के लिए किया गया है, और दहलीज, दहलीज का मतलब होता है दरवाजा, यानी दरवाजा के ऊपर में जो हम लोग शटरिंग देते हैं वहां पर वाला का जगह। तो इस तरह से कालीबंगा में जनरली जो है पक्की ईंट का इस्तेमाल बहुत कम ही हुआ है। मकान में सीढ़ियां भी देखने को मिलती है कहीं कहीं। सीढ़ियां कहने का मतलब है, इसका अर्थ ये निकलता है कि सीढ़ी बनाने की कला से भी जो है सिंधु घाटी के लोगों का जानकारी था, और सीढ़ी है तो इसका मतलब लॉजिक चलता है कि मकान संभवतः 2 मंजिला भी हुआ करता होगा। इसके अलावा मकान की सारे जो खिड़की दरवाजे हैं वो लगभग पीछे की ओर खुलते थे, मगर उसका भी एक्सेप्शन है, जो फ्रंट में खुल रहा है वो है लोथल में। तो फिर से याद रख लेंगे, मकान की जो है दरवाजे और खिड़कियां जो है साफ सफाई के मद्देनजर वो कहां खुलती थी, पीछे गली की ओर खुलता था उनका खिड़की, यानी फ्रंट में कोई दरवाजा खिड़की नहीं होता था। मगर एक्सेप्शन है कौन सा जगह, लोथल में। फर्श जो है पक्की ईंट का बनाया जाता था, कहीं कहीं कच्ची ईंट का भी बनता था, वैसे ही कूटकर, जैसे आज के डेट में धुरमुस उर्मुस चलाया जाता है उसी तरह का प्रकार से बनाया जाता था। कुछ भवन में प्लास्टर के भी हम लोग को साक्ष्य मिले हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता इस पीरियड के नगर में सबसे बड़ा चीज है वो है नाली, यानी इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बेहतर जल प्रबंधन देखने को मिलता है, यानी बहुत अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। नालियां बनी हुई है, मोरियां बनी हुई है, और उसके ऊपर एक देखा जाए तो ऊपर में स्लैब भी ढका हुआ है, जो आज के नाली में ऐसा नहीं दिखता। बहुत सारे ऐसे शहरों में हम लोग घूम जाएंगे जहां पर नाली ऐसे ही ओपन में आपको दिखेगा, जबकि सिंधु घाटी के नगरों में जाएंगे तो हमको नालियां जो है वो बड़े व्यवस्थित तरीके से मिलेंगी। उसमें जो है ऊपर स्लैब लगा होगा, और सफाई करने के लिए जगह जगह पर मेन होल चैम्बर्स भी होगा। यही विशेषता जो है सिंधु घाटी को समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल यूनिक बनाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब आते हैं, ये जो नगर के बारे में हम लोगों ने बात किया, ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये आज के काल में भी बहुत सारी चीज जो है ऐसी है जिसको देखकर लोग जो है आश्चर्यचकित होते हैं, जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। तो अब हम लोग बातें करेंगे एक एक करके शहरों के बारे में। सबसे पहला शहर हड़प्पा, एक इंपॉर्टेंट शहर है, इसी के नाम पर चूंकि सर्वप्रथम इसकी खोज हुई थी दयाराम साहनी ने किया था, जिसके कारण इस शहर, इसका पूरे सभ्यता को लोग कह दिए हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले कहां है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मोंटगोमरी जिला में, जो आज के डेट में शाहीवाल कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, रावी नदी के ये बाएं तट पर स्थित है। फिल्म्स में कहीं कहीं बायां दायां करके ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है, बाएं तट पर स्थित है। और इसकी खुदाई सर्वप्रथम हुई कैसे, क्योंकि पहला शहर है, हम लोग बात कर रहे थे अभी, 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इसके बारे में चर्चा किया। जब रेलवे लाइन का सर्वे हो रहा था, रेलवे लाइन बिछाने की बात हो रही थी, उसी समय से शुरुआत हुआ इसका जानकारी मिलना। इसका दूसरा उल्लेख तब आया जब 1856 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। 2 भाई है, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन्होंने यहां से जो ईंटा मिला उस ईंटा को रोड़ा के तौर पर इस्तेमाल कर लिया रेलवे लाइन में, यानी रेलवे लाइन बिछाने में इसका इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक हैं जॉन मार्शल, जो कि हम पहले शुरुआत में ही इस पे बारे में बात किया, उनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का ये दूसरा बड़ा शहर है, बड़ा स्थल है। कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, क्लियर है, क्रमवार तरीके से भी कौन सा बड़ा स्थल है। लगभग 150 हेक्टेयर में ये बसा हुआ है। अब आते हैं इसका नामकरण कैसे किया गया। इस क्षेत्र को जब खुदाई हुआ तो हमने पहले बोला एक जनरल कंसेप्ट याद रखते हैं, दुर्गीकृत क्षेत्र, और निचला शहर जो है वो दुर्गीकृत नहीं है, टीले पर बसा हुआ है। एक हो गया पश्चिमी टीला, एक हो गया पूर्वी टीला। तो दुर्ग टीला है तो इतिहासकारों ने इसका नामकरण कर दिया AB, यानी दुर्गीकृत जो है, या जहां पर दुर्ग है, जहां पश्चिमी टीला है, वहां पर उसका इतिहासकारों ने नाम क्या कर दिया, AB क्षेत्र नाम रखा। इसका नाम क्या रखाया, AB क्षेत्र रखाया नाम, क्लियर है। तो दुर्ग टीले को AB नाम दिया गया। जबकि दुर्ग टीले के बाहर नॉर्थ में जाएंगे तो लगभग 6 मीटर ऊंचा जो है एक और टीला मिला है। जब हम इसके नॉर्थ में जाएंगे तो लगभग एक छोटा मोटा टीला और मिला है, और उस टीला को जो है यहां पर नाम दिया गया है F, क्लियर है। ये हड़प्पा का बनावट है। तो ये जो F मिल रहा है नाम या AB मिल रहा है, ये उस क्षेत्र का नामकरण किया गया है जो पुरातात्विक सर्वे विभाग के लोग हैं उनके द्वारा।
अब आते हैं यहां पर मिला क्या क्या हम लोग को, है ना। तो सबसे पहले अगर हम निचले भाग में आए, जो निचला भाग है यानी आम लोगों को रहने का, वहां पर क्या मिला? अनाज कूटने का वृत्ताकार यानी सर्कुलर चबूतरा, श्रमिक आवास के साक्ष्य यानी वहां पर मजदूर उजदूर रहते थे। चूंकि हमने बोला कि दो भाग है, एक अपर पार्ट है दुर्गीकृत है और निचला भाग जो है आम लोगों का, तो ये निचले भाग में मिल रहा है। वृत्ताकार चबूतरा, श्रमिक आवास, अन्नागार रावी नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा के एफ टीला है, जो अभी जस्ट बात किया, वहां पर पक्की ईंट के 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है। यानी एफ जो टीला है, उस टीले पर जो है क्या मिला है? तो वृत्ताकार चबूतरा मिला। टीला कह रहे हैं यानी जहां पर बहुत सारा जमाव हो चुका है और एक थूहा टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है, जिनका उपयोग अनाज पीसने के लिए संभवतः किया जाता था। इससे यह पता चला कि हड़प्पा शहर में जो है श्रमिक आवास इस टीले पे हम लोगों को मिलता है और 15 मकान बने हुए हैं पैरेलली, यानी एकदम बराबर बराबर से। जैसे आज के डेट में क्वार्टर आप अगर कहीं पर जाते हैं सरकारी क्वार्टर में, तो उस तरह से पैरेलली बना होता है। तो 15 मकान की जानकारी मिलती है और वो पैरेलली यानी कहने का मतलब बनाए गए हैं। इसी बस्ती के समीप 16 भट्टी है। भट्टी कहने का मतलब जहां धातु गलाने उलाने का यहां पर मिल रहा है, उस तरह की जानकारी भी मिल रही है। इसका मतलब है तांबा उंबा गलाने उलाने का यहां पर जानकारी है। और आपको पता ही होगा कि यहां की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल जो है वो है कांसा। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आते हैं हड़प्पा शहर। चूंकि पूरा हम लोग बात कर चुके हैं, दो भाग में बटा हुआ है। हड़प्पा शहर के दक्षिण में अगर आते हैं, एक कब्रिस्तान मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की एक बड़ी विशेषता है, चूंकि यहाँ फ्यूनरल यानी दाह संस्कार की जो तीनों रीति रिवाज है वो सारा मिलता है। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान या कलश समाधान सब यहां मिलता है। तो एक कब्रिस्तान की जानकारी हड़प्पा में हमको मिलती है, जिसको इतिहासकारों ने फिर एक नाम दिया, सिमेट्री 837, यानी सिमेट्री 837 नामकरण दिया गया। जैसे AB क्षेत्र था, F क्षेत्र था, उसी तरह से R37। एक और चीज है, 1934 में एक अलग से समाधि भी मिला है, जिसको एस सिमेट्री नाम दिया गया है, जो माना जाता है कि संभवतः सिंधु सभ्यता के बाद का है। यानी से यहां से एक ऐसा, यानी एक जगह में कई पीढ़ी के लोग बाद के काल में भी लोग रहे होंगे, बसावट हुआ होगा, जिसके कारण वहां पर भी इस तरह के कब्रिस्तान की जानकारी हम लोगों को मिलती है। अब आते हैं, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है यहाँ का मोहनजोदड़ो, जो काफी बड़ा शहर है, जो आप जानते भी हैं यही प्रारंभिक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े भी हैं कि ये जो है राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो शहर की खोज की थी। ये भी पाकिस्तान के सिंध में है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और हमने पहले भी बताया कि इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। रीजन है सिंधु नदी के आसपास ये सारी सभ्यता की जानकारी हमको मिली। एक बेसिक चीज, सभ्यता का मतलब एक विकसित अवस्था पहुंचने के बाद वो पूरा खत्म हो गया, पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया और उसके रहस्य को आज तक हम लोग नहीं जान पाए। जबकि संस्कृति का मतलब होता है निरंतर चलने वाली, यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस काल से आज के काल में भी देखने को मिलती है, जैसे नापतौल का बटखरा, ये सब चीजें। तो हालांकि इसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि यहां पर मिला है, क्लियर है। ये सबसे बड़ा नगर है, लगभग 250 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसकी जनसंख्या, स्वाभाविक बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा होगा। इसको नाम का अर्थ होता है प्रेतों का टीला, VVI लगा दीजिएगा। मोहनजोदड़ो को का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसकी खोज, जैसा कि हम लोग पहले ही बोला, राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीलों को एक स्तूप टीला भी कहते हैं। चूंकि हुआ क्या, स्तूपा जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाद के काल का एक और चीज यहां पर मिल गया, वो स्तूप मिल गया। और स्तूप तो आपको पता ही होगा कैसा होगा बौद्ध धर्म में, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गौर कीजिएगा, स्तूप का एक निर्माण इस तरह का होता है। ये स्तूप है, ये बौद्ध धर्म के अस्थि अवशेष जो है यहां पर रखे जाते हैं। तो इस तरह का चीज भी यहां पर मिला है, इसीलिए इसको स्तूप टीला बोलते हैं। तो जब इतिहासकार को ये मिला तो उनको समझ में आ गया कि बाद के काल का है। उन्होंने इस पर अध्ययन किया तो पता चला कि ये किस पीरियड का है, कुषाण काल का। यानी मोहनजोदड़ो से हम लोगों को एक स्तूप टीला मिला, वो संभवतः किस काल का है, कुषाण पीरियड का, मौर्योत्तर पीरियड। यानी
दुर्ग टीले के अंदर क्या क्या है? स्नानागार है, अन्नागार है, सभा भवन है और पुरोहित आवास भी है। यहां की सबसे बड़ी जो चीज है वो है स्नानागार, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, विशाल स्नानागार, एक बड़ा सा पाउंड, संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। आते हैं, जलाशय दुर्ग के टीले में है, जो इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, 11.88 मीटर 2 इंटू 7.01 इंटू 2.43, यानी इसका वॉल्यूम पूरा हो गया, जो एक बड़ा दुर्ग का द्योतक है। दोनों सिरों पर जो है तलों पर सीढ़ियां देखने को मिलती है। जस्ट आप पाउंड का स्ट्रक्चर लगभग देख रहे होंगे, यहां पर जो है आपको सीढ़ियां दिख रहा है। इस तरह से सीढ़ी की जानकारी, जैसे हम लोग टाउन प्लानशिप में बात कर रहे थे, सीढ़ी की जानकारी भी मिल रही है। स्नानागार का फर्श जो है पक्की ईंट का बना हुआ है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं भी है, जहां पर पानी निकालकर हौज में डाला जाता था। यानी संभवतः इस तरह के पॉन्ड्स का इस्तेमाल जो है धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता होगा। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम में गंदा पानी निकलने के लिए भी नाली बनाया गया है। इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी काफी बेस्ट क्वालिटी का यहां पर देखने को मिलता है। विशाल स्नानागार का उपयोग, यानी हमने अभी जस्ट बोला, सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता है। क्योंकि भारत एक रिलीजियस कंट्री है और इस तरह का बड़ा सा अगर पॉन्ड मिल जाए तो पक्का है, लॉजिक लगेगा कि भाई ये धर्मानुष्ठान के लिए, धर्म से रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए किया जाता था। और इतना आश्चर्यजनक नमूना है, मार्शल महोदय को जब दिखा तो उन्होंने कह दिया एक स्टेटमेंट, ये स्नानागार तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। VVI किसने कहा? तत्कालीन विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है, ये मार्शल महोदय ने बोला। एक और चीज यहां पर बड़ा विशाल मिला है, चूंकि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो शहर है वो उसमें सब कुछ विशाल विशाल मिला है। ये भी एक बड़ी अनूठा चीज है। एक अन्नागार यानी अनाज रखने का भंडार, व्हीलर ने बोला कि सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। गांव में देखे होंगे एक बड़ा सा जो है बिल्डिंग बना हुआ है, उस बिल्डिंग में क्या है? अनाज रखने का कुठार है, यानी अन्नागार इसको कहते हैं, यानी अनाज रखने की जगह। काफी लंबा चौड़ा है, 45.71 इंटू 15.23 मीटर, ये इतना चौड़ा है। एक और चीज यहां मिला है, बड़ा खास है, सभा भवन। क्यों इसको सभा भवन कह रहे हैं? दुर्ग के दक्षिण में एक स्क्वायर फॉर्मेट पे बना हुआ है, 27 इंटू 27 मीटर। इसका मतलब है एक वर्गाकार भवन प्राप्त हुआ है। इसको जैसे ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने देखा, इसका नाम ही रख दिया सभा भवन, चूंकि संभवतः वहां पर कुछ पॉलिटिकल या कुछ ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता होगा। अब एक और चीज हमको मोहनजोदड़ो में मिला है, वो है मैंने पुरोहित आवास। स्नानागार के उत्तर पूर्व में है, 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का विशाल भवन है। संभवतः यहां पर पुरोहित रहते होंगे। क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं वो ये लॉजिक लगाते हैं कि संभवतः जो इस जगह में जो है सत्ता किसका था? पुरोहित वर्ग का था। हालांकि हम लोग इसको बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि यहां पर पॉलिटिकल शासन किस प्रकार का रहा होगा। इस रहस्य को भी हम लोग उजागर करने का प्रयास करेंगे। मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को 3 भागों में बांटा गया है, HR, VS, DK, जैसा कि नामकरण हमने पहले हड़प्पा में भी देखा था। इसमें HR क्षेत्र जो है काफी प्रसिद्ध है, और HR क्यों प्रसिद्ध है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यहीं पर मिला हम लोगों को कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कास्टिंग किया हुआ है और काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जिसका भी चित्र हम लोग देखेंगे लेटर ऑन, दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहां से 21 मानव कंकाल भी मिले हैं। ये इस बात को भी साबित करता है, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि संभवतः आर्यंस आए तो उन्हीं से लड़ाई उड़ाई हुआ होगा। हालांकि हम लोग इस पर लेटर ऑन डिक्लाइन पर जब डिस्कस करेंगे, पतन पे, तो बातें करेंगे। हालांकि एक खास बात है जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोहनजोदड़ो में किसी भी कब्रिस्तान का उल्लेख नहीं है, VVI, यानी यहां कब्रिस्तान नहीं मिला है, जबकि इसका अर्थ होता है प्रेतों का टेला। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक दूसरे से लगभग 482 किलोमीटर दूर है, सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए हैं, और पिग्गट महोदय इसी कारण से इनको दोनों को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा देते हैं, यानी जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी जाती है। अब चूंकि हमने पहले ही बोला कि एक कांसे की नर्तकी जो है वो कहां से मिली है, तो VVI याद रखिएगा, HR क्षेत्र जो है वहां से कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फैक्ट
अपने आप में एक अजूबा है। इस तरह का जो है मूर्ति जो है समकालीन इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का कांसा मतलब है कि कॉपर और टिन मिलाने का, यानी इस चीज का भी जानकारी रखते थे। इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी सिंधु घाटी सभ्यता का काफी अच्छा था, काफी विकसित था। अगला एक शहर के बारे में और चर्चा करते हैं, वो है चनहुदड़ो। सिंधु नदी के बाएं तट पर है। खोज करता है मजूमदार। 1931 में इसकी खोज हुई थी। सिंधु संस्कृति के बाद भी, यानी जब सिंधु समाप्त हो गया तो एक संस्कृति यहां पर चल रहा था, झुकर झांगर संस्कृति, यानी झुकर संस्कृति तथा झांगर संस्कृति। वीवीआई लगा दीजिएगा, कई एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। एक सबसे मेन चीज अगर हम लोग को चनहुदड़ो में मिला है कुछ, तो वो है मनका बनाने का कारखाना। मनका होता क्या है? बीड्स को कहते हैं। देखिए इस तरह का दाना होता है, दाने रूपी रचना। इस तरह से हम लोग बीड्स को एक एक पिरो कर हम लोग जो है माला बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मनका। तो चनहुदड़ो में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो मनका बनाने का कारखाना सबसे इंपॉर्टेंट यहां खोजा गया है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स को भी याद किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का अंकन है। एक मुद्रा मिला जिस पर पंचिंग क्या है? 3 घड़ियाल है और 2 मछली है। यहीं से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है। ऐसा भी अनोखा है, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के पंजे का निशान, वो भी ईंटा पे मिल रहा है। और किस पीरियड का है? सोच लीजिए 2000 BC के बिफोर, यानी बात कर रहे हैं, गो बता रहे हैं हम लोग। ये एकमात्र स्थल है जहां वक्राकार ईंटा मिला है, यानी इस तरह का ईंटा एक वक्राकार फॉर्म का यहां पर मिला है। अब आते हैं कि यहां से और क्या यूनिक चीज मिला है। चनहुदड़ो शहर है, बड़ा खास इंपॉर्टेंट है, ऐसे 1 नंबर में तो याद रखना है, मनका बनाने का कारखाना यहां मिला है, मेन जो सबसे बड़ा चीज है। उसके अलावा एक और खास चीज है लिपस्टिक, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उस दौर की लोग जो है लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करते थे, यानी लोग सौंदर्य पसंद करने वाले लोग थे, यानी लोग जो है सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते थे, वैनिटी बॉक्स जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करते थे। ये सब मिला है, काजल, कंघा, उस्तरा आदि के प्रमाण मिले। ये लाइन जो है वहां के फैशंस को बताता है, यानी सिंधु घाटी के लोग जो हैं फैशंस। अगर आज भी इनके चीजों को, यानी लिपि को पढ़ लिया गया, अगर पढ़ लिया जाता, तो बहुत सारे जो अधूरे जो बहुत सारी जानकारी है, उसकी जानकारी में एक प्रमाणिक हो जाता, एक ठोस इतिहास पता चलता, और विश्व की जो अधिकांश जो सभ्यता है उससे ये सबसे आगे निकल जाता। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जहां पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नाली का भी प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी के अधिकांश जो भी स्थल हैं, वहां से ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो समकालीन इतिहास में जो है उसे यूनिक बनाता है, अनोखा बनाता है। अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमारे अध्ययन है वो काफी विस्तृत है, इसलिए इसे अगले अध्याय में और विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। कई ऐसे शहर हैं जिसको अभी हम लोग को और चर्चा करना बाकी है, जिसमें कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, तो इन सब पर हम लोग प्रकाश डालेंगे अगले अध्याय में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।